आगम व्यय मिलान संकल्पना। किसी भी व्यवसाय में दिए गए एक अंतराल के लाभ या हानि के बारे में पता लगाने के लिए हमें उस अंतराल के सभी खर्चों को आमदनी में से घटाना होता है। साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और इन सभी खर्चों और आमदनी को उसमें दर्शाया जाता है। जैसे कि पहले ही जोर दिया जा चुका है कि आमदनी अर्थात आगम को अर्जित तभी किया जाता है जब विक्रय हो जाता है या सेवा प्रदान कर दी जाती है। इसी तरह खर्च को भी तभी माना जाता है जब उसका किसी संपत्ति या आगम का आयोजन हो गया हो, ना कि उस पर सिर्फ रोकड़ अर्थात कैश का भुगतान हो गया हो। अगर हम कम शब्दों में बात करें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि आमदनी में से उसी अंतराल के खर्चों को घटाया जाए जिस अंतराल की वह आमदनी है। उदाहरण के रूप में 2018 की आमदनी में से 2018 वर्ष के ही खर्चे घटाए जाएंगे। आइए चलते हैं अगली संकल्पना पे, जिसका नाम है पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना। वित्तीय विवरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का प्रयोग विभिन्न प्रयोगकर्ता जैसे निवेशक, बैंक, ऋणदाताओं के रूप में माल की पूर्ति करने वाले विभिन्न प्रकार के देनदार या माल खरीदने वाले लेनदार पूर्णतः हमारे लेखांकनों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हमारे लेखांकनों का प्रस्तुतिकरण उनके निर्णय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न आर्थिक निर्णयों में सहायक की भूमिका निभाने वाले यह विवरण सही हों, पर्याप्त हों और पूर्ण सूचनाओं को प्रस्तुत करें। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के सभी वित्तीय प्रदर्शन हमारे लेखांकन में प्रस्तुत होने चाहिए, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इत्यादि सभी सूचनाओं के सारपूर्ण प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए अगली संकल्पना पे चलते हैं, जिसका नाम है समनुरूपता। इस संकल्पना का कहना यह है कि किसी भी व्यवसाय द्वारा वित्तीय विवरण में जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वह तभी उपयोगी होगी जब उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो, अर्थात एक वर्ष के विवरणों को दूसरे वर्ष के विवरणों से तुलना की जा सके, जो सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब लंबे समय तक एक फर्म अपने खातों के लेखांकन में प्रयोग में लाई जाने वाली नीतियों व अभ्यासों में एक लंबे समय तक समानता अपनाए रखें। इस संकल्पना को अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए एक निवेशक किसी व्यवसाय के वर्तमान वर्ष के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना पिछले वर्ष के प्रदर्शन से करना चाहता है। इसलिए वर्तमान वर्ष के शुद्ध लाभ की तुलना पिछले वर्ष के लाभ से होनी चाहिए। लेकिन यदि पिछले वर्ष में मूल्यह्रास, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, को निर्धारित करने के लिए जो विधि लगाई गई थी इस वर्ष में अलग है, तो शायद निवेशकर्ता के निर्णय में परिवर्तन आ सकता है। यह स्थिति तब भी उत्पन्न हो सकती है यदि दोनों वर्षों में स्टॉक के मूल्यांकन के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि समान रूपता की संकल्पना लेखांकन नीतियों में परिवर्तन वर्जित करती है, लेकिन यह आवश्यक है कि इनमें किसी भी परिवर्तन की संपूर्ण सूचना विवरणों में उपलब्ध हो। अगली संकल्पना है रूढ़िवादिता की संकल्पना। यह संकल्पना बहुत ही सावधानी से लेखांकन को बनाने की नीति पर आधारित है तथा लेन देन को पुस्तकों में लिखते समय सावधानी व विवेक के प्रयोग को दर्शाती है। इसके अनुसार किसी भी व्यापार की आय का अनुमान लगाते हुए ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि व्यापार के लाभ अनावश्यक रूप से बढ़े हुए ना दिखाई दें, क्योंकि यदि लाभ अनावश्यक कारणों से बढ़े हुए दिखाई दिए तो वह लाभ लाभांश की तरह बांटना पड़ सकता है, जो व्यापार की पूंजी में कमी ला सकता है। वहीं दूसरी तरफ
सभी हानियां जिसकी दूरस्थ संभावना हो, अर्थात अगर कोई हानि है जिसके होने की आशा भविष्य में है, उन हानियों को लेखा पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान दिया जाना चाहिए। मान लीजिए अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते समय अगर यह पाया जाता है कि उसका बाजार मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से कम है, तो उस स्टॉक को बाजार मूल्य या कम मूल्य पर ही लेखांकन में लिखा जाएगा। चलिए अगली संकल्पना पे चलते हैं, जिसका नाम है सारता की संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार लेखांकन करते समय केवल उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान देना चाहिए जिन तथ्यों का प्रस्तुतिकरण आय को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, उनके लेखांकन में प्रयासों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि किन तथ्यों को महत्वपूर्ण माना जाए और किन तथ्यों को महत्वपूर्ण नहीं माना जाए। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तथ्य की प्रकृति क्या है, उससे जुड़ी हुई धनराशि कितनी है। यदि कोई तथ्य ऐसा है जिसकी सूचना से किसी उपयोगकर्ता के निर्णय पर प्रभाव पड़ता है, वह तथ्य लेखांकन में शामिल किया जाएगा। आखिरी संकल्पना जो कक्षा 11वीं में सिखाई जाएगी वह है वस्तुनिष्ठता। इस संकल्पना के अनुसार लेखांकन को लेखाकार व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। यह तभी संभव है यदि प्रत्येक लेन देन को सहायक दस्तावेज यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ ही स्थापित किया जाए। उदाहरण के रूप में किसी मशीन की खरीद पर भुगतान के समय प्राप्त नगद रसीद उस मशीन की लागत का दस्तावेजी साक्ष्य बनकर लेन देन का आधार प्रदान करती है।